नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स फर्स्ट सीजन के सीजन फिनाले के फर्स्ट सीन में हम मिलते हैं लाइनल बराथियन, उसके मेस्टर और सर डंकन द टॉल से। यहाँ पर दोनों भी हमें काफी इंजर्ड नजर आते हैं, बट डंक थोड़ा सा ज्यादा इंजर्ड है बिकॉज हमने देखा कि ट्रायल ऑफ 7 में उसके साथ में क्या हुआ था। यहाँ पर लाइनल बराथियन डंक के साथ में कॉन्वर्सेशन शुरू करता है जिसमें उसने सीधा डंक को स्टॉर्म्स एंड आने का इन्विटेशन दे दिया और उसने कहा कि तुम वहां पर चलो, हम वहां पर काफी मस्ती करेंगे, हंटिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एकदम एंजॉय करेंगे। एंड यहीं पर वो ये भी मेंशन करता है कि वो कभी तो स्टॉर्म्स एंड के किनारे एकदम अच्छे से सेल करेंगे और कभी तो हम टार्थ को चलेंगे। एंड ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ईस्टर एग रहा बिकॉज गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स में ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि डंकन द टॉल असल में ब्रियन ऑफ टार्थ का एंसेस्टर है। अभी तो ये वैसे मोस्टली थियरी है, बट कईयों के मुताबिक डंकन द टॉल इवेंचुअली रिवील होगा एज अ ब्रियन ऑफ टार्थ का परदादाजी या फिर दादाजी। देन इसी बीच कोई हाउस बराथियन का मेस्टर डंक को ट्रीट कर रहा था एंड वो कहता है कि डंक मर जाएगा, बट लाइनल बराथियन यहाँ पर कुछ बहुत ही फनी थोड़े एडल्ट जोक्स मारते हुए पहले तो कहता है यहाँ पर उसने ये जो अदर्स कहा उसका मतलब है व्हाइट वॉकर्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हमने जो भी नाइट्स किंग और उसकी आर्मी देखी उसे हमने सुना कि सब लोग व्हाइट वॉकर्स कहते हैं, बट बुक्स में वैसे तो व्हाइट वॉकर ये वर्ड काफी रेयरली यूज किया है। हार्डली यही कुछ 7-8 बार ही उसका मेंशन है क्योंकि बुक में पूरे वेस्टरोस के स्मॉल फोक और नोबेलमैन इन मिस्टीरियस क्रीचर्स को अदर्स कहते हैं एंड ये उसी का मेंशन रहा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइनल बराथियन का स्टॉर्म सेंड से लाया गया मेस्टर जो है वो इंजरीज को वैसे थोड़ा हील कर सकता है, बट इस मेस्टर के गले में एक भी मेडिसिन वाली सिल्वर चेन हमें दिखाई नहीं देती। मतलब इस मेस्टर के पास में थोड़ा बहुत इंजरीज पर मलम पट्टी करने का नॉलेज जरूर है, बट इसके पास में कोई ऐसे एकदम स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की जानकारी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उसके पास में हमें कोई भी सिल्वर चेन नहीं दिखाई देती। वो सिल्वर चेन सिर्फ डॉक्टर वाले मेस्टर्स को ही दी जाती है। इसीलिए वो जब मेस्टर कहता है कि डंकन अभी मर जाएगा, दिस मैन इज डाइंग, तो लाइनल को ये पता है कि ये मेस्टर कुछ भी बकवास कर रहा है, डंकन एकदम हेल्दी है, उसे कुछ नहीं हुआ। एंड इसीलिए यहाँ पर वो फनी अंदाज में कहता है कि अदर्स आ जाओ और उसे गेल्ड कर दो, तुझसे तो गांड की खुजली भी हील नहीं होती तो तू रहने ही दे, चल भाग यहाँ से। ऐसे कह के लाइनल उस मेस्टर को वहां से हकाल देता है। वो मेस्टर तो वहां से निकल गया, बट उसके जाते ही डंक लाइनल को बताता है कि स्टॉर्म सेंट को जो उसने इन्विटेशन दिया उसके लिए थैंक्स, बट इस समय पर डंक काफी डिप्रेस्ड है। वो अपने आप को बेलोर के मौत का जिम्मेदार मानने लगा है एंड इसीलिए वो लाइनल को कहता है कि वो जहां पर भी जाता है वहां पर पेन एंड सफरिंग आती है। जैसे ही ये लाइनल बराथियन ने सुना तो सरप्राइजिंगली उसने भी अपना एक एंटी टारगेरियन सेंटिमेंट दिखा दिया, जो हमने पहले भी एक बार रेमन फॉसोवस से सुना था कि किस तरीके से कई सारे हाउसेस टारगेरियन से हेट करते हैं, बट ऐसा टारगेरियन हेट एक बराथियन करना काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि बराथियंस एंड टारगेरियंस असल में हमेशा से काफी क्लोज रहे। एगोन द कॉन्करर और उसके दोनों सिस्टर वाइफ्स का बास्टर्ड भाई था ओरिस बराथियन और उसी से तो ये हाउस बराथियन बना था। एक्चुअली जब एगोन द कॉन्करर और उसके सिस्टर वाइफ्स ने पूरे वेस्टरोस पर हमला किया, उन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया था, तभी ओरिस बराथियन ने एक बराथियन ने टारगेरियंस को अच्छे से सपोर्ट किया था और उन्हें कुछ बैटल्स जीतने में काफी मदद की थी। लिटरली टारगेरियंस के वजह से बराथियंस को उनका स्टॉर्म सेंट का कैसल मिला था जो कि असल में पहले हाउस डरेंडन का था। तो ये तो रही बराथियंस और टारगेरियंस की काफी क्लोज हिस्ट्री, बट अभी पिछले 200 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। इवन बराथियंस अभी टारगेरियंस के अजीबोगरीब 200 साल के रूल के कारण काफी उनसे तंग आ चुके हैं। सिर्फ 15 इयर्स अगो हुए फर्स्ट ब्लैकफायर रेबेलियन के बैटल के कारण इवन लाइनल बराथियन टारगेरियंस को हेट करता है। तो एनीवेज डंक ने जैसे ही सुना कि लाइनल ने बेलोर का इंसल्ट किया है तो उसे काफी गुस्सा आया। उसने सीधा लाइनल को बता दिया कि बेलोर ने उसके लिए फाइट किया था, ही डाइड फॉर मी, तो तुम्हें बेलोर को लेके थोड़ा रिस्पेक्ट से अदब से बात करनी चाहिए। एंड ये जैसे ही लाइनल ने सुना तो उसे काफी गुस्सा आ गया। उसने सीधा कह दिया कि एफ दैट एंड एफ यू, क्योंकि लाइनल बराथियन के मुताबिक उसने खुद
हार्डिंग, बिस्बीरी, रेमन वो असली फाइटर्स है, ना कि बेलोर, क्योंकि बेलोर के ऑपोजिशन में तो उसकी फैमिली ही थी और उसी में उसके खिलाफ 3 किंग्सगार्ड भी थे जो उसे हर्ट कभी भी नहीं करने वाले थे। तो इसीलिए लाइनल को लगता है कि बेलोर असल में एक फ्रॉड था एंड सातों भगवान कभी भी ऐसे फ्रॉड्स को फेवर नहीं करते। तो ये सुन के डंक सैड हो गया, उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था और वो यहाँ पर बस कहता है कि बेलोर को गॉड्स ने फेवर अगर नहीं किया तो मुझे क्यों फेवर किया। तो इसका जवाब लाइनल के पास में भी नहीं था, वो बस कहता है कि तुम्हें भी कौन सा गॉड्स ने फेवर किया है, तुम्हारा तो वैसे भी अभी मजाक ही बन चुका है। ऐसा कहने के बाद लाइनल वापस से डंक को बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ स्टॉर्म्स एंड आना ही चाहिए, यू शुड कंसीडर दैट, क्योंकि कोई भी कभी भी वॉर आ सकता है। तो अभी ये जो वॉर लाइनल कह रहा है तो वो वॉर है प्रोबेबल सेकेंड ब्लैकफायर रेबेलियन का, बिकॉज एज आई मेंशन्ड मेनी टाइम्स बिफोर, अभी भी इस समय पर डेमन ब्लैकफायर का सौतेला भाई एंड उसका कट्टर सपोर्टर डेंजरस बिटर स्टिल सर एगोर रिवर्स इस वक्त एसोस में कहीं पर छुपा है। तो वो वहां पर होने के वजह से उसके पास में असल में ब्लैक फायर तलवार होने के वजह से कोई भी उसको सपोर्ट कर सकता है और वो कभी भी वेस्टरोस पर हमला बोल सकता है। इसीलिए यहाँ पर लाइनल एक वॉर का जिक्र करता है और डंक को उसके साथ में आने का न्योता देता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बेलोर के फ्यूनरल में, जहां पर हमें बेलोर का बेटा वलार और उसकी वाइफ लेडी कियारा ऑफ टायरोस हमें यहाँ देखने मिलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एग है, उसके पिता बेलोर का भाई मेकार मौजूद है। इसी के साथ साथ हमें और भी यहाँ पर कुछ सिल्वर व्हाइट हेयर वाले कैरेक्टर्स देखने मिले जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेकार और बेलोर का भाई एरिस है एंड ये उसकी वाइफ लेडी एलिनोर पेनरोज हो सकती है, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट एंड इसलिए मैं और ज्यादा स्पेक्युलेट नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डंक पहुंचा है बेलोर के फ्यूनरल के यहाँ पर, जहां पर वो वलार से मिला एंड यहाँ पर वलार ने कुछ बहुत ही हार्ड हिटिंग डायलॉग मारे। वो कहता है कि बैटल्स में वैसे तो कई बार बेटे उनके पिता का आर्मर पहनकर जाते हैं और अपने पिता के आर्मर में कई सारे बेटे शहीद होते हैं, बट कौन सा पिता अपने बेटे के आर्मर में बैटलफील्ड पर शहीद होता है। तो ये जो बदनसीब है वो अभी वलार को झेलना पड़ेगा। उसके पिता की मौत उसी के आर्मर में हुई थी, ये बहुत ही सैड चीज उसके साथ में हुई एंड इसी के बाद वो आगे कहता है कि उसके पिता असल में किंग बनने वाले थे और वो इवन एगोन द कॉन्करर, एगोन द ड्रैगन से भी बेहतर किंग बनते, बट सातों भगवानों ने उसे हमसे छीन लिया, बट वो तुम्हें छोड़ गए। तो डंक भी उसके रिप्लाई में बस सैड होके यही कहता है कि वो भी यही सोचता है कि सातों भगवानों ने उसे इस धरती पर क्यों छोड़ा और बेलोर जैसे एक ऑनरेबल इंसान को उन्होंने क्यों मारा। इसके बाद सैड डंकन द टॉल वापस एशफर्ड मीडो के यहाँ से गुजर रहा था एंड इसी में उसे रेमन फॉसोवे बुलाता है। तो रेमन एंड डंकन की यहाँ पर मुलाकात हुई एंड रेमन क्लियरली देखता है कि डंकन काफी दुखी है क्योंकि बेलोर मारे गए थे एंड वो उनके मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगा है, अपने आप को ही वो कोसने लगा है। ये जैसे ही फीलिंग रेमन फॉसोवे ने देखी तो रेमन द रिलक्टेंट ने सीधा अपने भाई डंकन को एक प्रॉपर ब्रो टू ब्रो हग दिया एंड उसके बाद में डंकन और हम सभी को पता चलता है कि रेमन अचानक से अभी गरीब हो गया है बिकॉज उसके बड़े कजिन भाई स्टेफन फॉसोवे ने उसका टेंट छीन लिया और उस स्टेफन ने सीधा रेमन को अक्यूज किया है कि रेमन ने हाउस फॉसोवे के फैमिली को बिट्रे किया। इसीलिए एक तरीके से स्टेफन ने रेमन को हाउस फॉसोवे में से ही निकाल दिया है। तो जैसे ही ये हुआ तो रेमन ने अभी उसके लिए एक नया फॉसोवे हाउस बनाने का डिसाइड किया है जिसका सिजिल होगा ग्रीन एप्पल, ना कि रेड एप्पल ऑफ एक्चुअल हाउस फॉसोवे। तो रेमन के मुताबिक ग्रीन एप्पल ही ज्यादा अच्छे होते हैं, रेड एप्पल में तो काफी वर्म्स लग जाते हैं। मतलब उसे यही कहना है कि स्टेफन फॉसोवे कमीना इंसान है। इसी के बाद में हमें यहाँ पर एक शील्ड भी देखने मिली जो कि लिटरली एक एप्पल के शेप में है एंड उसी पर अभी हमें रेमन का नए से बनाया गया ग्रीन एप्पल का सिजिल भी देखने मिला। जैसे ही डंक वो देख ही रहा था कि उतने में वहां पर आती है अलग अलग एपिसोड्स में हमें दिखाई देने वाली रेड नाम की होर। तो इस बंदी को हमने पहले देखा था कि वो लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन के साथ में मजे कर रही थी, बट अभी उसने ऐसा अपना जादू कर दिया है कि रेमन उसके प्यार में पड़ गया एंड सिर्फ प्यार नहीं, रेमन ने तो उसके साथ में सीधा शादी ही कर दी है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हुआ ये था कि ट्रायल ऑफ 7 के बाद में रेमन भी काफी इंजर्ड हुआ था उसके स्टेफन के खिलाफ हुए बैटल के बाद में। तो इस लड़की रेड ने उसे ट्रीट किया था, उसके साथ में मस्त रात बिताई और उनका अफेयर शुरू हो गया।
अब अपने दोस्त ने एक हसीना के साथ में शादी कर ली है, ये देख के वैसे तो पहले डंग खुश हुआ, बट देन जैसे ही उसे समझा कि शादी करने का रीजन ये है कि ये जो कोई भी लेडी रोवन है वो रेमन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब ये सुनते ही हम व्यूअर्स के तरह ही डंग भी काफी शॉक्ड हुआ, क्योंकि एज वी नो इस बंदी का काफी अफेयर्स पहले भी हुआ था, तो ऑफ कोर्स ये जो भी उसकी प्रेगनेंसी हुई है वो रेमन के वजह से नहीं हुई, उसके होने वाले बच्चे का पिता में भी कोई और ही होगा। बट वो यहाँ पर ज्यादा कुछ रेमन को बताता नहीं, वो बस थोड़ा सा ऑकवर्ड हुआ ही कि इतने में वहां पर हाउस टारगेरियन के मेन एट आर्म्स आ गए प्रिंस मेकार टारगेरियन का संदेशा लेकर। फिर हम देखते हैं कि डंक मेकार को जाके मिलता है लॉर्ड एशफोर्ड के कैसल में, और यहाँ पर मेकार पहले तो बताता है डंक को कि उसने अपने कमीने बेटे एरियन को अभी लीस में भेजना डिसाइड किया है ताकि वो थोड़ा सुधर जाए। आगे यहाँ पर मेकार डंकन को बताता है कि उसे भी रिग्रेट है कि किस तरीके से उसने अपने वेपन को चलाया जिसके कारण बेलोर की मौत हुई, एंड उसे अभी ये भी लगता है कि पूरे वेस्टरोस में अभी सभी स्मॉल फोक, नोबेलमैन और जो भी बड़े हाउसेस के बड़े नोबेलमैन है वो सभी मनी मन ये जरूर कहेंगे कि मेकार ने किंग्सलेइंग की, मतलब अपने भाई को जानबूझ के मारा। बट मेकार यहाँ पर डंक को बस कहता है कि उसको वैसे मारने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, सातों भगवान साक्षी है कि जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट ही रहा था। ये जब मेकार और डंक की बातें शुरू थी तभी बाहर से एग भी उन बातों को सुन रहा था, एंड इसी के बीच डंक भी आगे काफी इंटरेस्टिंग चीज कहता है। डंक के मुताबिक उसे लगता है कि अगर उसका एक पैर और एक हाथ काट ही दिया जाता तो बेहतर होता, बिकॉज अगर सीधा डंक को वैसे पनिश किया जाता तो कोई ट्रायल ऑफ 7 नहीं होती और ना ही बेलोर एक्सीडेंटली मर जाता। तो इसीलिए यहाँ पर डंक को सर आर्लान ऑफ पेनिट्री की याद आई। वो कहता है कि सर आर्लान कई बार यही कहते थे कि व्हाट विल मोरो विल ब्रिंग, तो यहाँ पर मोरो का मतलब टुमारो यानी कि कल का दिन हुआ। तो सर आर्लान हमेशा दिन खत्म होने के बाद यही सोचते थे कि कल के दिन में, अगले दिन में कल क्या होगा, एंड इसी के वजह से इस एपिसोड का नाम भी मोरो रखा। एंड ऐसा ही समझो कि एक तरीके से डंक एंड एग के फर्स्ट सीजन का ये फिनाले है, तो अभी नेक्स्ट सेकंड सीजन में क्या होगा, ऐसा एक थीमेटिक चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, एंड इसी के कारण इस फाइनल एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन का भी नाम मोरो है। तो डंक यहाँ पर वही कहता है कि क्या पता मोरो कल एक प्रिंस से भी ज्यादा डंक की सबको जरूरत पड़े। तो ये सुनते ही मेकार कहता है कि नॉट ब्लडी लाइकली, उसके मुताबिक ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वेस्टेरोस को बेलोर से ज्यादा डंकन की जरूरत पड़े। मगर वी नो ये सच नहीं। इवेंचुअली जिस तरीके से यह कहानी आगे बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि सर डंकन द टॉल की कितनी ज्यादा जरूरत पूरे वेस्टेरोस को रही थी। लास्टली मेकार डंक को पूछता है उसके बेटे एग के बारे में। मेकार कहता है कि एग को सिर्फ और सिर्फ सर डंकन द टॉल का ही स्क्वायर बनना है, क्योंकि छोटू एग अभी काफी डंकन को मानने लगा है, वो कुछ भी करके उसी का स्क्वायर बनना चाहता है। इसीलिए अपने बेटे एगोन यानी एग के लिए पिता मेकार सीधा सर डंकन द टॉल को समर हॉल में एक जॉब ही दे देता है, ऐसा ही समझो। मेकार कहता है कि डंक को पूरे टारगेरियन परिवार के साथ में समर हॉल आना चाहिए, डंक वहां पर अच्छे से एकदम खुशी में रहेगा और एग उसका स्क्वायर बनेगा। अगर वो वैसा करता है तो डंक भी समर हॉल के एक मास्टर एट आर्म्स के अंडर काफी अच्छा नाइट बनने के लिए ट्रेनिंग कर पाएगा, और वो जैसे जैसे ट्रेनिंग लेगा वैसे वैसे एग भी उसके अंडर काम करेगा, सीखेगा और वो उसका स्क्वायर बन के रहेगा। तो जैसे ही मेकार की ये ऑफर डंक ने सुनी तो डंक एक्चुअली मना कर देता है, बिकॉज ही इज डन विथ ऑल द प्रिंसेस। उसे अभी टारगेरियंस के झमेले में नहीं पड़ना, एंड ये कह के वो वहां से निकल गया। एंड जस्ट आउटसाइड द रूम डंक एंड एग की मुलाकात हुई, एंड एग की एकदम ही भोली सी सैड सूरत देख के डंक सीधा उसे कहता है कि तुम कितना भी सैड हो जाओ, मैं तुम्हें एज अ स्क्वायर नहीं लूंगा, यही बेटर होगा कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाए। जैसे ही ये सब हुआ तो हम पहुंचते हैं एक फ्लैशबैक सीन में, एग्जैक्टली उसी जगह पर जो फर्स्ट एपिसोड के लिटरली फर्स्ट सीन में हमें देखने मिली। तो ये वही एंट्री है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा, मतलब ये वाला जो मोमेंट है वो सर आर्लान ऑफ पेनिट्री के एग्जैक्टली मरने के
कुछ ही टाइम पहले का है। यहाँ पर उनके बीच में जब कॉन्वर्सेशन शुरू था तभी डंक के पीछे हमें एक जगह पर काले बादल भी दिखाई देते हैं। मतलब इस कॉन्वर्सेशन के बाद में कुछ ही टाइम के बाद में बारिश हुई एंड हमने फर्स्ट एपिसोड के पहले ही सीन में देखा ही कि डंक ने उसी बारिश में सर आर्लान को किस तरीके से दफनाया था। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सर आर्लान ऑफ पेनिट्री के कुछ आखिरी लम्हे दिखाई देते हैं जिसमें वो अपने गांव पेनिट्री के एक ट्रेडिशन के बारे में डंक को बताते हैं। वो कहते हैं कि पेनिट्री गांव से काफी सारे मर्द अलग अलग बैटल में जाते हैं। तो इसका रीजन सर आर्लान ने तो नहीं बताया, बट इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ऐसा वो बैटल्स में वगैरह क्यों जाते हैं, तो असल में पेनिट्री का गांव रिवरलैंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि काफी डिस्प्यूटेड है इन बिटवीन हाउस ब्रैकन एंड हाउस ब्लैकवुड। सालों से वो दोनों हाउसेस इस पेनिट्री गांव पर अपना हक बताते हैं एंड उसी कारण बार बार उनके बीच में छोटी मोटी बैटल्स होती ही रहती है। तो उस गांव के कई सारे लड़के उन बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड जब भी वो लड़के उन बैटल्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वैसा करने के पहले वो हमेशा एक कॉपर पेनी को अपने गांव के मैसिव ओक ट्री में घुसा देते हैं। तो कॉपर पेनीज को बैटल में जाने के पहले लगाना और बैटल के बाद में वापस जब वो गांव में आते हैं तभी उस कॉपर पेनी को उस पेड़ से निकालना, इस तरीके का एक ट्रेडिशन उस गांव में होता है। बट ऑफ कोर्स कई सारे लड़के उन बैटल्स में मारे जाते हैं जिसके कारण उन पेड़ों में से कॉपर पेनीज को निकालने के लिए कोई वापस ही नहीं आता एंड इसी के वजह से वो पूरा का पूरा मैसिव ओक ट्री का पेड़ अभी ठुसे हुए कॉपर पेनीज से भरा हुआ है। तो ये अपने गांव की कहानी सर आर्लान ऑफ पेनिट्री डंक को सुनाते हैं और सुनाते सुनाते वो शांत हो गए। तभी यहाँ पर डंक सीधा सर आर्लान को पूछता है कि आपने मुझे नाइट क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब डंक सर आर्लान के मरने के कुछ ही टाइम पहले तक नाइट नहीं बनाता एंड इसी के बाद वी थिंक सर आर्लान ऑफ पेनिट्री यहाँ पर मर गए। बट यहाँ पर सर आर्लान सीधा कहते हैं, A true knight always finishes a story. जैसे ही सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने यह कहा तो हम सभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के फैंस ने यही सोचा कि हमारे सर जॉर्ज आर मार्टिन को भी उनकी स्टोरी खत्म करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगेन हमें पता नहीं चलता कि सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने डंकन को नाइट बनाया या फिर नहीं। सर आर्लान अगर यहाँ पर मर जाते तो ऑफ कोर्स डंकन को किसी ने नाइट नहीं बनाया, यही वो मेमोरी होती। बट क्या पता सर आर्लान ऑफ पेनिट्री यहाँ पर अभी जग गए हैं तो उनको मरने में अभी थोड़ा सा अभी टाइम होगा। उस टाइम में मे बी सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने डंक को एक नाइट बनाया हो सकता है। हु नोज, मे बी डंकन जो भी चीजें पहले एपिसोड में प्लमर को बता रहा था कि एक रॉबिन पंछी के सामने सर आर्लान ने उसे नाइट बनाया, वो चीज सच भी हो सकती है। तो बेसिकली इस सीन में भी हमें टीच किया गया है कि क्या डंकन नाइट है या नहीं, उस चीज को एम्बिग्यूअस ही रखा गया है। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि डंकन ऑफिशियली नाइट किया गया है या फिर नहीं। देन इसके बाद हम पहुंचते हैं एक छोटे से पार्टी में जो कि बेसिकली एक फाइनल फीस्ट है बिफोर एवरीवन डिपार्ट्स टू देयर होम एंड यहीं पर हमें दिखाई देता है हम्फ्री बीसब्यूरी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉफिन जिसके आजू बाजू में हमें सब जगह पर बीज, हनी बीज नजर आती है। तो ऐसा इसलिए दिखाया गया है बिकॉज हाउस बीसब्यूरी एज द नेम सेज, बीज जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं उस हनी का बिजनेस करने वाला हाउस है। हाउस बीसब्यूरी के कैसल का ही नाम हनी होल्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत येलो कैसल है हनी वाइन रिवर के नजदीक। ये कैसल वेस्टरोस के मैप में यहाँ पर ओल्ड टाउन के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ऑफ कोर्स हाउस बीसब्यूरी के लीज लॉर्ड्स है हाउस हाई टावर ऑफ ओल्ड टाउन। कैसल हनी होल्ट के नजदीक बीच से हनी निकालने का बिजनेस बहुत ही जोरों शोरों से चलता है। हनी वाइन रिवर के नजदीक बसे हुए इस कैसल हनी वॉल्ट के आसपास काफी सारे अलग अलग बीज में से हनी का प्रोडक्शन करने वाले मर्चेंट्स, नोबलमैन रहते हैं। हाउस बीसब्यूरी का ये हनी का बिजनेस होने के वजह से ही उनके सिजिल में 3 हनी कॉम्स भी हमें दिखाई देते हैं एंड उनके हाउस वर्ड्स है बिवेयर द स्टिंग। तो बेसिकली ये हुआ छोटा लोर बिहाइंड दिस कॉफिन ऑफ सर हम्फ्री बीसब्यूरी एंड दिस हाउस बीसब्यूरी। यहाँ पर रेमन ने जैसे ही उस कॉफिन को देखा तो वो एकदम सोच में पड़ जाता है कि इतनी सारी हनी बीज उस कॉफिन के आजू बाजू में एकदम अच्छे से कैसे आ गई है। तो उसकी नए से बनी दुल्हन रोवन उसे समझाती है कि जो भी हनी बीज वहां पर दिखाई देती है वो इसलिए है क्योंकि उन हनी बीज की जो क्वीन है उसे ही कॉफिन के अंदर में रखा गया है एंड इसी कारण कई सारे बीज उस कॉफिन पर मंडराते रहते हैं। तो ये काफी अच्छा साइंस यहाँ पर उन्होंने लगाया है।
इसके बाद हमें कुछ छोटी लड़कियां यहाँ पर खेलते हुए दिखती है एंड एक बच्ची ने तो दूसरे को ताना मारते हुए सीधा ड्रैगन होरी कह दिया, विच अगेन क्लियरली शोज कि टारगेरियन वैसे तो रूल अभी पूरे वेस्टेरोस पर करते हैं, बट वैसे अभी कोई भी ज्यादा उनसे डरता नहीं और ना ही उनको कोई ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फोक, नोबलमैन, मर्चेंट्स टारगेरियंस को अभी हेट करने लगे हैं। यही चीज हमें इस छोटे सीन में पता चली। नेक्स्ट अप डंक यहाँ पर एक्चुअली डेरॉन से जाके मिला एंड उनके छोटे से कॉन्वर्सेशन में वी गेट सरप्राइज, क्योंकि डेरॉन ने डंक को सीधा बताया कि उसका छोटा भाई एरियन कोई बचपन से कमीना हरामी बंदा नहीं था। असल में एरियन बचपन में काफी अच्छा एकदम संस्कारी बच्चा था, बट आगे चल के मतलब अभी हमने देखा ही कि वो कितना कमीना बन गया है। तो अभी ऐसे उसकी पर्सनैलिटी क्यों चेंज हुई रहेगी, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमें वो चीज यहाँ पर नहीं बताई एंड इसी के बाद हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं जहां पर हम मिले एक से, जिसके टकले पर अभी सिल्वर व्हाइट टारगेरियन के बाल आने लग गए हैं एंड ये चीज उसे पसंद नहीं आई। जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि एग एरियन से काफी नफरत करता है एंड जब भी वो अपने सिल्वर व्हाइट हेयर देखता है तो उसे कई बार एरियन की याद आती है। इसी कारण एग ने ये भी कहा था, I cut it off, brother. I didn't want to look like you. तो इसीलिए जैसे ही एग ने अपने सर पर आए हुए छोटे क्यों ना हो उन सिल्वर व्हाइट हेयर को देखा तो वो काफी गुस्सा हो गया एंड उसी गुस्से में वो सीधा एरियन के रूम में चला गया बिकॉज ही वांट्स टू किल हिम। उस रूम में एरियन बिस्तर पर इंजर्ड ही पड़ा था बिकॉज उसको भी काफी बुरी तरीके से मार पड़ा था डंकन के हाथों। एंड जैसे ही वहां पर इमोशनल एग अपने हाथों में एक नाइफ लेकर वहां पर जाता है एंड एरियन को वो मारने के बारे में सोच ही रहा था, क्योंकि एरियन ने उसको बचपन से बुली किया। एरियन के वजह से ही सर डंकन द टॉल को काफी हर्ट हुआ था एंड एरियन के वजह से ही बेलोर की भी मौत हुई थी। तो इन सभी चीजों का ब्लेम एग ने यहाँ पर एरियन पे डाला। वो इसीलिए उसको यहाँ पर मारना चाहता था, बट वो कुछ करे उसके पहले वो देखता है उसके पिता मेकार को। यहाँ पर मेकार अपने छोटे बेटे एगोन को थोड़ा सा गुस्से में देखता जरूर है, बट वो कुछ ही टाइम में अपने बेटे एगोन के इमोशंस को समझा एंड उसने सिर्फ अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड्स बोले नहीं गए, बट दिस वाज अ पावरफुल सीन एंड इतने में वहां पर मेन एटम्स आए ये कह के कि डंक मेकार से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ डंक लॉर्ड एशफोर्ड के रूम के बाहर खड़ा ही था मेकार के इंतजार में कि वहां पर आ गई ग्विन, जो उसे कहती है कि जो कुछ भी डंक ने किया वो एकदम सही था। ग्विन को ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों के मुताबिक उसका ये जो नेम डे था, मतलब उसके बर्थडे की ये जो यहाँ पर पार्टी एक बहुत ही बड़ा जश्न रखा गया था, वो ट्रायल ऑफ 7 और बेलोर के मौत के वजह से बर्बादी हो गया, ऐसा ही कईयों को लगता होगा। एंड इवन डंक को भी उसके बारे में बुरा लगता हो सकता है, ऐसे ग्विन को लगा। इसीलिए वो बस कहती है कि तुम बुरा मत मानो, तुमने जो कुछ भी किया वो सही है, ऐसा कह के वो वहां से भाग गई। देन होती है डंक एंड मेकार की मीटिंग एंड इस बार यहाँ पर डंक सीधा मेकार को बताता है कि वो एक को अपना स्क्वायर रखने के लिए तैयार है। तो मेकार वैसे शॉक्ड हुआ कि अचानक से ये डंक का मन क्यों बदल गया है। तो डंक ने उसके रिप्लाई में कहा कि उसका अभी मन बदल गया है कि बेलोर ने मरने के पहले उसे कहा था कि रेल्म को अच्छे नाइट्स की जरूरत है और अगर अच्छा उसे नाइट बनना है तो उसे अच्छे स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी एंड एग ही उसका बेस्ट स्क्वायर है। सो इसीलिए अभी वो एग को स्क्वायर करके लेने की परमिशन मेकार से यहाँ पे मांगने लगा, बट डंक यहाँ पर मेकार को बताता है कि वो हेज नाइट ही रहेगा, नॉट सम नाइट एट समर हॉल। डंक को अपनी हेज नाइट की जिंदगी ही जीनी है और एक रेल्म का नाइट बन के जिंदगी जीना है। उसने अपने सर आर्लन को जो लाइफ जीते हुए देखा था वही लाइफ कंटिन्यू करनी है, एक हेज नाइट की लाइफ। एंड उस लाइफ में वो अलग अलग विलेजेस में, फार्म हाउसेस में, अलग अलग इन्स में और इवन पेड़ों के नीचे रहेगा, सोएगा एंड एग भी उसके साथ में वही करेगा। एज अ स्क्वायर ऑफ डंकन द टॉल, एग भी एक पेजेंट की तरह जिंदगी जिएगा, एक स्मॉल फोक की तरह जिंदगी जिएगा। एंड ये सुनते ही ऑफ कोर्स मेकार को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसका बेटा एक टारगेरियन प्रिंस है और टारगेरियन प्रिंस ऐसे नली नालों कीचड़ में वगैरह नहीं रहते और ना ही कोई गंदा हार्ड सॉल्टेड बीफ खाते हैं। मेकार ने जैसे ही डंकन के इस प्रपोजल को मना कर दिया तो डंकन ने भी सीधा उसे रिप्लाई करके कहा कि आपके जो दो अलग बेटे हैं उन्होंने तो काफी अच्छी तरीके से
से कैसल में महल में रह के लाइफ बताई तो उन्होंने क्या कर लिया। मेकार का एक बेटा डेरॉन द ड्रंकन हमेशा टल्ली होके कीचड़ में यहाँ वहां पर पड़ता ही है, एंड दूसरे बेटे एरियन ने कभी भी सॉल्टेड हार्ड बीफ नहीं खाया। एरियन ने तो हमेशा ही एकदम अच्छा टेस्टी सॉल्टेड बीफ खाया जो कि एकदम सॉफ्ट है। बट ऐसा होने के बावजूद एरियन ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। तो ये सुनते ही मेकर को समझा कि एग्जैक्टली डंग को क्या कहना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम एकदम महल में रहो। जैसे ही वो सब कुछ डंग की बातें मेकार ने सुनी तो मेकार एकदम सैड हो गया और वो बस कहता है कि एग उसका लास्ट सन है। तो अभी उसने ऐसा क्यों कहा जबकि उसके 3 अलग बेटे अभी जिंदा है। तो बेसिकली यही समझ लो कि मेकर ने ये समझ लिया है कि उसके बाकी के 3 बेटे एकदम बर्बादी है। सबसे बड़ा बेटा डेरॉन निकला बेवड़ा, उसके बाद में एरियन निकला सनकी, एंड थर्ड बेटा एमन वैसे तो कहने के लिए अच्छा है बट वो हमेशा अपने चाचू एरिस के साथ में लाइब्रेरी में ही पड़ा रहता और उसे मेस्टर बनना है। तो वो बेसिकली मेकार जो चाहता है वो नहीं बन पाया, एंड इसीलिए अभी मेकार के जो भी होप्स है, जो भी वो अपने बेटों में कुछ चीजों को देखना चाहता है, वो वाली लास्ट होप्स अभी सिर्फ एगॉन पर है। एंड इसीलिए वो यहाँ पर कहता है कि एगॉन उसका लास्ट बेटा है, लास्ट सन है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देती है डंक एंड उसके यार रेमन की आखिरी मुलाकात। यहाँ पर रेमन उसके दोस्त डंक के लिए स्वीट फूड का हॉर्स वापस से खरीद कर ले आता है। दोनों एक दूसरे को पूछते हैं कि अभी वो एग्जैक्टली क्या करेंगे आगे। तो रेमन यहाँ पर डंक को बताता है कि वो अभी उसके पिता का जो ड्रीम है उस ड्रीम को यानी साइडर बिजनेस को खोलेगा। तो साइडर मतलब बेसिकली एक एप्पल से बनने वाला बियर होता है। तो अपना भाई रेमन अभी सीधा साइडर यानी कि एप्पल बियर का ब्रूरी खोलेगा। दूसरी तरफ डंक रेमन को बताता है कि वो अभी हेज नाइट की जिंदगी जीने लगेगा एंड उस लाइफ में वो स्वीट फूड को लेके नहीं जाना चाहता। डंक के मुताबिक स्वीट फूड को रीच में मिलने वाले ऑर्किड्स और एप्पल्स खाने में काफी मजा आ सकता है, एंड ऐसे उसके कहने का मतलब यही हुआ कि वो रेमन को स्वीट फूड का घोड़ा गिफ्ट कर रहा है। तो ये सुन के रेमन शॉक्ड हुआ बट उसने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया एंड उसने स्वीट फूड घोड़े को एक ग्रीन एप्पल खिला दिया। तो ये इसलिए बिकॉज हमने पहले से ही जाना कि रेमन फॉसोवे का अभी नया सिजिल बन गया है, ग्रीन एप्पल का फॉसोवे सिजिल, एंड इसीलिए उसके पास में यहाँ पर ग्रीन एप्पल भी है। देन नेक्स्ट सीन में डंक ओक ट्री को अलविदा करता है जहां पर वो इस पूरे एशफोर्ड मीडो के टूर्नामेंट में रहा था। यहां से निकलने के पहले वो सर आर्लन ऑफ पेनिट्री की स्वॉर्ड जो कि अभी उसकी हुई है, उस स्वॉर्ड में से वो सर आर्लन के कॉपर पेनी को निकालता है एंड उसने उस पेनी को उस ओक ट्री में ठोक दिया क्योंकि उस ओक ट्री ने पिछले काफी टाइम से डंक को अच्छे से शेल्टर दिया था। जैसे कि एक जमाने में सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने डंक को सहारा दिया, शेल्टर दिया, वैसे ही इस ओक ट्री ने भी डंकन को सहारा दिया था एंड इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से डंकन ने अपने सर आर्लन को एक ट्रिब्यूट देते हुए इस उनके स्वॉर्ड के पेनी को इस ओक ट्री में ठोक दिया। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो इसके बाद में वहां पर आ गया एग। वो वहां पर सीधा डंक को बताता है कि उसके पिता ने अभी डंक को ज्वाइन करने के लिए कह दिया है। वो दोनों भी वहां से निकलते हैं तो एग पूछता है कि कहां पर चले हम, तो डंक के पास में उसका कोई आंसर नहीं होता। तो एकदम फनी अंदाज में एग सीधा डंक को ताना मारकर कहता है कि चलो चलते हैं डॉर्न में। तो ये उसने इसलिए कहा क्योंकि डॉर्न में ही टैंसेल गई है एंड ही वांट्स डंक टू मीट टैंसेल। देन इसके बाद बातों ही बातों में एग ने कहा There are 9 kingdoms, sir. पूरे वेस्टरोस में एक्चुअली 9 किंगडम्स है, नॉट द 7 किंगडम्स। एंड ये कह के वो सीधा वो सभी किंगडम्स सुनाता है, नॉर्थ, आयन आइलैंड्स, वेल ऑफ एरिन, रिवरलैंड्स, वेस्टरलैंड्स, क्राउन लैंड्स, स्टॉर्म लैंड्स, रीच एंड डॉन। तो इस तरीके से ये 9 किंगडम्स हुए एंड ये सुन के इवन डंग शॉक्ड हो गया। बट आखिर सब जगह पर 7 किंगडम्स क्यों कहा जाता है? तो असल में एगोन द कॉन्करर और उसके सिस्टर वाइव्स विसेन्या और रेनिस ने जब पूरे वेस्टरोस पर अटैक किया था तभी क्राउन लैंड्स करके कोई रीजन था ही नहीं, वो पूरा एक बड़ा स्टॉर्म लैंड्स का ही रीजन था। बट एगोन टारगेरियन ने उसकी कॉन्क्वेस्ट खत्म करने के बाद में स्टॉर्म लैंड्स का मैसिव रीजन अपने कंट्रोल में लाया, यानी कि हाउस टारगेरियन के कंट्रोल में लाया, जिसे सभी लोग क्राउन लैंड्स कहने लगे।
एंड एक दूसरा रीजन छोटा सा स्टॉर्म लैंड्स भी रखा। तो ऐसे क्राउन लैंड्स एंड स्टॉर्म लैंड्स ऐसे दो अलग अलग रीजन बन गए। इसी के साथ टारगेरियंस जब पहले आए थे तभी आयन आइलैंड्स एंड रिवरलैंड्स वैसे एक ही थे जिसके ऊपर हाउस होर का रूल था, बट कॉन्क्वेस्ट में एगोन द कॉन्करर ने हाउस होर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था एंड उनके मैसिव कैसल हैरनहेल को तो जला ही दिया था। जैसे ही वो हुआ तो हाउस होर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। जो भी कुछ ही लोग बचे थे वो आयन आइलैंड्स वापस भाग गए एंड वो जो पूरा रीजन था रिवरलैंड्स का वो आयन आइलैंडर्स के कंट्रोल में से निकल गया एंड वो अलग से ये जो अभी रिवरलैंड्स का रीजन बना वो हाउस टली को टारगेरियंस ने गिफ्ट किया। तो बेसिकली टारगेरियंस का रूल जब शुरू हुआ था तभी असल में 9 किंगडम्स ऑन पेपर हो गए थे, बट फिर भी टारगेरियंस अपने राजा को किंग ऑफ 7 किंगडम्स ही कहते हैं क्योंकि एगोन द कॉन्करर जब आया था तभी 7 किंगडम्स ही थे। तो ये तो हुआ एक रीजन, बट दूसरा रीजन ये भी है कि 7 नंबर पूरे वेस्टरोस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही होली नंबर माना जाता है बिकॉज नंबर ऑफ गॉड्स इन फेथ ऑफ 7 का रिलीजन एंड इसीलिए भी सब जगह पर 7 किंगडम्स ऐसे ही कहा जाता है। देन इसके बाद आखिरी सीन में डंकेनेग जैसे जैसे जा रहे थे तो उनके साथ साथ पीछे से सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का भी स्पिरिट आ रहा था एंड कुछ ही टाइम के बाद में सर आर्लन ऑफ पेनिट्री का वो स्पिरिट अपना रास्ता बदलकर दूसरी जगह पर जाने लगा। तो इसका मतलब बस यही है कि सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को एक तरीके से अभी मुक्ति मिल चुकी है। वो अभी खुश है डंकन को देख के कि वो अपने राह पर निकल चुका है। उनको भी ऐसा लगता है कि अभी डंकन को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं, वो अपने अपने राह पर चले गए, डंकेनेग अपने अपने राह पर निकल गए। एंड ये सीन देखते हुए मुझे पर्सनली तो फास्ट 7 की याद आ गई थी जब हमने देखा कि ब्रायन की कार अलग जगह पे जाती है एंड डॉम गोज टू अनदर डायरेक्शन। तो ये वैसे तो फाइनल सीन है ऐसा लगा, बट इसके बाद हम वापस मेकार को मिलते हैं। टारगेरियंस का परिवार वापस से समर हॉल और किंग्स लैंडिंग जाने के लिए निकला है एंड इसी में मेकार को पता चला कि उसका बेटा एगोन उनके साथ में है ही नहीं। एंड ये वैसे काफी बड़ा चेंज है कंपेयर टू बुक, क्योंकि बुक में तो वैसे थोड़ा बहुत इंडिकेट किया गया है कि मेकार को ये पता है कि एगोन हेज नाइट सर डंकन द टॉल के साथ में गया है। तो दिस वाज क्वाइट अ डिफरेंट एंडिंग कंपेयर टू बुक। बुक वाले एक को परमिशन मिली थी मेकार से सर डंकन द टॉल के साथ में जाने में, बट यहाँ पर शो में तो अपना कंपल्सिव लायर एग सीधा अपने टारगेरियन परिवार को छोड़कर सर डंकन द टॉल के साथ में भाग गया है उसका स्क्वायर बनके। तो दोस्तों इसी के साथ साथ इस एपिसोड 6 ऑफ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का फर्स्ट सीजन गेट्स ओवर। आई होप आपको मेरे सभी सीन बाय सीन ब्रेकडाउन्स, उसके पीछे के लोर और जो कुछ भी जानकारी जितनी मुझे पता है वो आपको पसंद आई। डंकेनेग तो नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के सेकंड सीजन में वापस जरूर आएंगे, बट ड्यू टू मेनी रीजंस ऐसे वीडियोस लेके वापस से मैं उस समय पर सेकंड सीजन में आऊंगा कि नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो एनीवेज, thanks for watching this video guys. I'll see you all in the next one. Bye and take care.